नमस्कार मित्रों, पुनः श्री शक्ति क्लासेस में आपका आज स्वागत है। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 5 प्लांट वाटर रिलेशंस, पादप जल संबंध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जो जल है वो प्लांट्स के लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसका और उसमें कौन कौन सी जो विधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो संपन्न होती हैं। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम परिचय की बात करें, आप सबको ही पता है कि भाई जल क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। प्रत्येक जो जीवित प्राणी है उसका जीवन का जो आधार है वो क्या है, वो जल है। तभी तो कहते हैं जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। सभी जीवित जीवों के शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। प्रत्येक जो जीवित प्राणी है उसके अंदर जल की पर्याप्त मात्रा क्या होती है, उपस्थित होती है। किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, लेकिन सभी जो जीवित जीव हैं उनका जो शरीर है, यदि उसके अनुपातिक भार की हम बात करें तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो मात्रा होगी उस भार के अंदर वो किसकी होगी, जल की। हमारे जो पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी जल को क्या है, पांच मूल तत्वों में एक माना गया है। ठीक है, 5 मूल तत्वों में जल को एक तत्व माना गया है। जो 5 वायु है, अग्नि है, आकाश है, ठीक है, मृदा है, ऐसे जो 5 तत्व हैं, जीवन के जो मूलभूत तत्व हैं, 5 तत्व हैं, उन तत्वों में से जल को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जल के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम जल की विशेषताओं की बात करें, जल की विशेषताओं की बात करें तो जल क्या होता है, एक अच्छा विलायक होता है। जल एक क्या होता है, अच्छा विलायक होता है, घोलने वाला। विलायक यानी किसी विलेय पदार्थ को अपने में घोलने वाला, सोल्यूट करने वाला। तो जल एक क्या है, अच्छा विलायक है। जल की प्रकृति की हम बात करें, जल की प्रकृति वो कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति का। यानी जल का जो अणु है उसमें 2 ध्रुव उपस्थित होते हैं, इसलिए जल की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। फिर जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इसके अंदर अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इसलिए जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसकी जो पीएच की हम बात करें वो कितनी होती है, 7। और हमें पता है जब पीएच का मान 7 होता है तो वह पदार्थ क्या होता है, उदासीन। 7 से कम है तब तो वो पदार्थ अम्ल है, ठीक है, एसिड है। और यदि 7 से ज्यादा है तो वह क्षार है, बेस है। लेकिन जब किसी पदार्थ का जो पीएच है वो बराबर 7 होता है तो इसका मतलब क्या है, वो पदार्थ क्या है, उदासीन। और जब पीएच 7 होता है तो उस समय जल का अधिकतम घनत्व होता है।
अधिकतम घनत्व में होता है। ये अधिकतम घनत्व कब होता है? उदासीन प्रकृति वाले समय जल है वो अधिकतम घनत्व प्रदर्शित करता है। और सहसंजक व आसंजक, सहसंजक और आसंजक बल इसमें विद्यमान रहते हैं। तो ये जल की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रकृति है जल की कि भाई सबसे अच्छा विलाय कौन होता है? जल होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है ये जल। इसमें जो बंध होते हैं जल के अणुओं के मध्य वो हाइड्रोजन बंद होते हैं उसके अंदर। फिर इसका जो पीएच है वो कितना होता है? 7, अर्थात जल क्या है? उदासीन प्रकृति का होता है और उसका घनत्व भी क्या होता है? उस समय अधिकतम होता है। जल के अंदर सहसंजक और आसंजक बल विद्यमान रहता है। अब आगे देखिए, कोशिका होती है प्रत्येक जीवधारी की, पहले भी आपने पढ़ा है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव का जो शरीर है वो किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। पहले एक कोशिका होती है, फिर उसमें विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती है, फिर 4। इस प्रकार गुणात्मक वृद्धि कोशिकाओं की होती रहती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी जीवधारी का जो शरीर है वो शरीर बनता है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका विद्यमान होती है वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिनके अंदर एक से अधिक होती है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि कोशिका है वो प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अच्छा, अब क्या है कि कोशिका में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर, वह किस में होती है? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में होती हैं या जीव द्रव्य के कारण होती हैं। जितनी भी कोशिकाओं के अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है वो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य के कारण होती है। अब ये जो जीव द्रव्य है यानी प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म वो क्या होता है? कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है, कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है, जो कि हम इस अध्ययन के अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे? विसरण, परासरण, पारगम्यता, जीव द्रव्य कुंचन और आपके अंत्यशोषण। अंत्यशोषण, तो इन स्थितियों पर प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करता है? निर्भर करता है। विसरण पर, परासरण पर, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन और अंत्यशोषण। तो प्रोटोप्लाज्म है वो सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म है वो इन स्थितियों पर, विसरण पर, परासरण पर, पारगम्यता पर आदि पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब हम इस अध्ययन के अंदर इन सब का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम विसरण के बारे में, यानी विसरण को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण। क्या होता है विसरण? ठोस, द्रव व गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर गति करना, यानी गमन, जाना, गति करना या गमन करना डिफ्यूजन यानी विसरण कहलाता है। हमने परिभाषा में क्या देखा है कि ठोस, द्रव और गैस जो पदार्थ होते हैं वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आपको पता ही है, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक, तो इनके जो अणु है वो यदि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करें, मान लीजिए यहां पर कोई गैसीय पदार्थ के अणु हैं, ये, या मान लीजिए ये द्रव पदार्थ के अणु हैं, और यहां पर इनकी ये कोई अणु है जहां पर सांद्रता आप देखो अधिक है। सांद्रता क्या है? अधिक है। ये कोई पदार्थ है जिसके अणु है और जहां पर सांद्रता क्या है? अणु है। अधिक सांद्रता में ये विद्यमान है इस स्थान पर। यहां पर मान लीजिए इस वाले स्थान पर सांद्रता क्या है? कम है, या है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो जब अब यहां पर इस दिशा में सांद्रता अधिक है, यहां पर सांद्रता क्या है? कम है, तो इसके जो अणु हैं, अणु हैं वो गति करेंगे। गति किधर करेंगे? अधिक से कम की ओर। इधर सांद्रता अधिक है, इधर कम है, तो अधिक से क्या होगा? कम की ओर ही करेंगे, क्योंकि भाई यहां तो वैसे पहले से कमी है, तो कमी वाली जगह से अधिक वाली स्थान पर तो आने से रहे। यहां पर अधिकता है सांद्रता की, यहां पर सांद्रता की क्या है? कमी है, तो ये जो अणु है ये गति करेंगे इधर की ओर। ये इधर की ओर अणु क्या करेंगे? गति करेंगे। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। और वो अणु ठोस के भी हो सकते हैं, द्रव के भी हो सकते हैं और गैस के भी हो सकते हैं। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि ठोस, द्रव और गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं या गति करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी कमरे के अंदर हम सेंट की शीशी खोल देते हैं, है ना, परफ्यूम की शीशी हमने खोल दी है, इत्र की शीशी खोल दी है, तो क्या होगा? कुछ ही समय बाद में हम देखते हैं कि उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। इसी तरीके से मान लो आपने अमोनिया की बोतल खोल दी, तो उसकी जो भी सुगंध है वो उस पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। क्यों फैल गई भाई? ये शीशी है, मान लो इसके अंदर क्या है? अमोनिया है, अमोनिया है या इत्र है, जो भी है। अब यहां पर ये मान लीजिए कमरा है पूरा आपका। अब शीशी के अंदर तो क्या है? इसकी सांद्रता है अधिक है, अमोनिया के पदार्थ के अणु, अमोनिया के अणुओं की सांद्रता क्या है? अधिक है, और इस कमरे में सांद्रता बहुत कम है या है ही नहीं। तो जैसे ही हमने ये शीशी खोल दी, शीशी हम खोल देंगे तो क्या होगा? या इत्र की बोतल हमने खोल दी, तो यहां पर सांद्रता अधिक है, इस कमरे में, खाली कमरे में सांद्रता क्या है? कम है। तो इसके जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से इधर कम सांद्रता की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। तो इस कारण पूरे कमरे के अंदर जो अमोनिया की जो गंध है वो पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। और ये तब तक चलता रहेगा, तब तक जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, ध्यान रखना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु है वो तब तक गति या गमन करते रहेंगे जब तक क्या है? गतिक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। गतिक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। किसके गतिक संतुलन? किसके मध्य? अधिक सांद्रता और कम सांद्रता वाले स्थान के मध्य। जब अधिक सांद्रता और कम यहां पर स्थान सांद्रता क्या है? अधिक, और इस स्थान पर सांद्रता क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है कि अभी गतिक संतुलन नहीं है, इसलिए अमोनिया में से जो अमोनिया के अणु की जो गमन है या गति है वो अधिक से कम की ओर होगा।
इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, पूरे कमरे के अंदर उस अमोनिया की जो गंध है वो आने लग जाएगी कुछ समय बाद में। क्यों? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु क्या है, प्रस्थान कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। लेकिन जब पूरे कमरे के अंदर वो अणु फैल जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर गतिक संतुलन उत्पन्न हो गया है। उसके बाद में फिर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति है वो या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ठोस, द्रव और गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना या गति करना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। इसी प्रकार एक और उसमें उदाहरण दिया गया है आपके कि यदि जल में कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले जाएं तो क्या होगा, पानी का रंग नीला हो जाता है। पानी का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यदि कोई पानी से भरा हुआ बर्तन है और उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है, तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। तो नीला क्यों हो रहा है, वो नीला इसलिए हो रहा है क्योंकि पदार्थ के अणुओं में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये जो पदार्थ के अणु है, पदार्थ यानी कॉपर सल्फेट, पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो ऊपर से नीचे बार बार क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। इसी कारण अणु गति कर सकते हैं या गति करते हैं। जब अणु गति करते हैं किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, तो हमने बात की थी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो जब वो गति करते रहते हैं उस समय क्या होता है कि पदार्थ के अणु संभावित या उनको जहां पर भी उनकी कमी है, जहां पर उनकी सांद्रता कम है, वहां जाने का क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं, यानी पूरे पानी के अंदर वो फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर कॉपर सल्फेट के पदार्थ के अणुओं की सांद्रता कम है वहां पर वो क्या हो जाएंगे। तो जहां पर पदार्थ के अणुओं की गति संभव है वहां अणु पहुंचते हैं, यानी जहां पर भी उनको जाने की संभावना मिलती है या स्थान मिलता है वहां पर वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और फिर पानी का रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखनी है विसरण के अंदर कि दो पदार्थों में कोई विसरण हो रहा है, दो पदार्थों के अणुओं में जब विसरण होता है तो दोनों पदार्थों के अणु की जो विसरण की जो क्रिया है वो एक दूसरे से क्या होती है, अप्रभावित रहती है, यानी स्वतंत्र रहती है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। जब दो पदार्थों के अलग अलग पदार्थों के विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है, अर्थात दोनों
विसरण की क्रिया, दोनों विसरण की क्रिया में एक दूसरे को अप्रभावित रखते हैं। क्या? अप्रभावित रखते हैं। दो पदार्थ हैं और उनमें विसरण की क्रिया हो रही, दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो दोनों पदार्थों के अणुओं की जो विसरण की दर है वो क्या होती है? वो एक दूसरे से भिन्न होगी और एक दूसरे से क्या होगी? प्रभावित होगी। प्रभावित होगी, इसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव व गैस, उनमें विसरण तो समान रूप से होता है। विसरण तो समान रूप से होता है। ये ठोस में भी विसरण होगा, द्रव में भी विसरण होगा, गैस में भी विसरण होगा, लेकिन परंतु विसरण की जो दर है, क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर, वो क्या होगी? तीनों में अलग अलग। ध्यान रखना, विसरण समान रूप से होगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के अणु है वो गमन करेंगे तो करेंगे, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, लेकिन जो विसरण की दर है, विस्तृत होने की जो दर है वो क्या होगा? वो तीनों में अलग अलग होगा। परंतु विसरण की दर है तीनों में क्या होगी? अलग अलग होगी। ठोस के लिए विसरण की दर अलग है, द्रव के लिए विसरण की दर अलग है और गैस के लिए विसरण की दर क्या है? अलग है। यदि हम तीनों की बात करें, ठोस, द्रव और गैस, कि किसकी सबसे अधिक जो विसरण की दर है, यदि हम बात करें कि विसरण की दर सर्वाधिक किसकी होती है? सर्वाधिक विसरण की दर होती है गैस में, गैस के अणुओं में सर्वाधिक विसरण की दर होती है। ध्यान रखना, गैस, गैस के बाद में द्रव, और सबसे कम होती है वो किसमें होती है? ठोस के अंदर। हो तीनों में रहा है विसरण, लेकिन जो विसरण की दर है वो सर्वाधिक विसरण की दर है वो होती है आपके गैस की, और सबसे कम होती है विसरण की दर वो होती है आपके ठोस की। अब है अगला है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, हमने बात कर ली विसरण की परिभाषा के बारे में, विसरण के बारे में, विसरण की दर के बारे में। अब है कि जो डिफ्यूजन है उसको कौन कौन से जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक हैं वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक तो आपके तापमान ही है। तापमान, यानी जो विसरण की दर है तापमान क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही आपने कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को आपने गर्म करना शुरू कर दिया, अभी हमने पहले बात की थी, अणु लगातार क्या कहते हैं? गति करते रहते हैं। किस कारण गति करते रहते हैं अणु? क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, लेकिन जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब हम पानी गर्म करते हैं, पानी रखा हुआ है ठंडा पानी, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती तो है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू करते हो तो आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की ओर जल के छोटे छोटे जो अणु हैं वो आपको ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या कर दिया? तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी,
और जैसे ही अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो जो विसरण की दर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ी तो विसरण की दर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला है आपके तापमान। दूसरा है घनत्व। दूसरा क्या है, घनत्व। घनत्व में क्या है कि किसी पदार्थ के अणुओं की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी पदार्थ के अणुओं की विसरण दर उसके घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व यानी डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर यानी R बराबर 1/√D। डी यानी घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व यह है विसरण की दर। ठीक है, तो किसी पदार्थ के अणुओं की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल, ये वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व अधिक होगा, घनत्व क्या है, घनत्व अधिक होगा तो विसरण की दर क्या होगी, कम होगी। विसरण की दर कम होगी, और यदि घनत्व कम है तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तीसरा है आपके प्रभावित करने वाला कारक विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता, तो इसमें क्या होता है, पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब क्षेत्र से, पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब क्षेत्र से ठीक है, अधिक से कम की ओर, कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर आते हैं और गति करते हैं। यानी फिर वही बात आ जाती है, विसरण दाब प्रवणता में क्या है कि पदार्थ के अणु है वो अधिक दाब विसरण दाब क्षेत्र से, जहां पर उनका विसरण दाब अधिक है उधर से किधर की ओर जाएंगे, कम की ओर। यानी अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यही तो हमने विसरण में पढ़ा है कि पदार्थ के अणु है वो अधिक सांद्रता से किधर जा रहे हैं, कम सांद्रता पर। और ये सांद्रता जो एक दूसरे की ओर गति करनी है कि अधिक सांद्रता से पदार्थ के अणु है वो कम सांद्रता की ओर आ रहे हैं, ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के मध्य में क्या नहीं हो जाएगा, गतिक संतुलन स्थापित ना हो जाए। जैसे ही गतिक संतुलन स्थापित होगा तो फिर पदार्थ के अणुओं की जो गति है वो होना बंद हो जाता है। अब अगला है विसरण का महत्व। अब हमने विसरण की पूरी बात कर ली, वही विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ लिया, विसरण के बारे में पढ़ लिया। अब इसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में
विसरण का महत्व है। तो पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है वो है आपके कि भाई वायुमंडल व जीवों में गैसों कौन सी, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। वायुमंडल और जीवों में गैसों का आदान प्रदान अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वायुमंडल में जल वाष्प का निष्कर्षण या उत्सर्जन, ये इसका विसरण के क्या है, महत्व हैं। अब अगला टॉपिक है आपके पारगम्यता। दूसरा टॉपिक पारगम्यता यानी आर पार जाना। पारगम्यता किसी के पार पहुंचना या उस पार से इस पार आना, वो क्या कहलाता है आपके पारगम्यता। क्या होता है देखो कि कोई मान लीजिए कोशिका है, कोई एक सेल है, और ये मान लीजिए इसके कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये कोशिका के अंदर के पदार्थ हैं। तो अब क्या होता है कि बाहर से कोई पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं या कोशिका के अंदर के पदार्थ हैं, वो क्या होता है, बाहर उनको निकलना है। तो आते समय और बाहर निकलते समय इनको पार किसको करना पड़ता है, कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है कि कुछ पदार्थों को तो अपने अंदर प्रवेश करने देती है और कुछ पदार्थों को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देती। कौन? सेल मेम्ब्रेन या आपके कोशिका झिल्ली। तो पारगम्यता यही है कि कोशिका है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा जिन पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और कुछ पदार्थों को प्रवेश करने नहीं देती, तो कोशिका के इस गुण को ये क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। यानी ये सेल मेम्ब्रेन की मर्जी है कि कौन से मैं पदार्थों को मैं अपने अंदर आने दूंगी और किन पदार्थों को मैं अपने अंदर से बाहर की ओर निकलने दूंगी। तो ये मर्जी किसकी चल रही है, कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की चल रही है। यही डिसाइड करेगी कि भाई कौन से पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, कौन से पदार्थ है कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। फिर कौन से पदार्थ हैं कि वो कोशिका से बाहर जाएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर नहीं जा सकते। तो ये डिसाइड करने का काम कौन कर रहा है, वो कर रही है आपके इस सेल की, ये सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली डिसाइड कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं किन्हीं पदार्थों का कोशिका में प्रवेश करना या ना करना, प्रवेश करना या ना करना किस पर निर्भर करता है, कोशिका झिल्ली पर निर्भर करता है। इसे ही क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। इसे ही पारगम्यता कहते हैं या इस कोशिका के इस गुण को पारगम्यता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, हमने परिभाषा में क्या लिखा है कि किन्हीं पदार्थों का कोशिका में प्रवेश करना या ना करना कोशिका झिल्ली पर निर्भर करता है। किस पर? इस कोशिका झिल्ली पर निर्भर कर रहा है। ये कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करेगी कि बाहर से कौन से पदार्थ हैं वो अंदर आ सकते हैं और कौन से पदार्थ हैं वो अंदर से बाहर की ओर जा सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार कोशिका में प्रवेश या अप्रवेश करने के आधार पर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्लियां 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। किन के आधार पर? कि कौन से पदार्थ अंदर जा रहे हैं और कौन से पदार्थ अंदर नहीं जा पा रहे, इसके आधार पर, या कौन सी झिल्ली है जो पदार्थों को अंदर जाने दे रही है और कौन सी झिल्ली है जो पदार्थों को अंदर नहीं जाने दे रही है। तो इसके आधार पर कोशिका झिल्लियां हैं वो कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की होती है। अब हम चारों कोशिका झिल्लियां हैं उनका अलग अलग से देखते हैं। पहली झिल्ली आती है आपके पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली, नाम से ही पता चल रहा है, पारगम्य। अब देखिए, मैं एक यहां पर हम चित्र बनाएंगे तो उसमें आपको संकेत बताता हूं। ये जो संकेत है आप समझना, ये विलेय पदार्थों के, और ये जो संकेत है ये विलायक के हैं। विलेय और विलायक, ठीक है। अब पारगम्य झिल्ली में क्या होता है? ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय तथा विलायक दोनों पार जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली। उसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी ऐसी झिल्ली जिसके पार कौन कौन जा सकता है? विलेय और विलायक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं ना। तो ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा या जिसके पार विलेय पदार्थ भी जा सकते हैं और विलायक पदार्थ भी जा सकते हैं, यानी दोनों ही जा सकते हैं। दोनों को ही नहीं रोकेगी वो अपने अंदर से जाने के लिए, दोनों को जाने देगी। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली कहलाती है। नाम से पता चल रहा है पारगम्य, यानी अपने आर पार जाने दे रही है, ये पारगम्य झिल्ली कहलाती है। और इसका उदाहरण है आपके जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ये पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। कोशिका भित्ति कैसे? यहां पर मान लीजिए ये कुछ विलेय पदार्थ और विलायक हैं। ये विलेय है, ये विलायक है। ये बीच में क्या है? सेल मेम्ब्रेन आ गई, कोशिका झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन है आपके। अब हमने बात की है कि इस पारगम्य झिल्ली है वो इस प्रकार की झिल्ली है जिसमें विलेय, ये जो मैंने इंडिकेटर बनाया है ये किसका है? विलेय पदार्थों का, और ये किसका है? विलायक का है। तो हमने बात की है कि विलेय और विलायक दोनों झिल्ली के पार जा सकते हैं, दोनों पार जा रहे हैं। देखो ये विलेय भी चला गया और विलायक भी चला गया, ठीक है। ये विलेय है और ये विलायक है। तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों पदार्थ हैं वो पार जा सकते हैं झिल्ली के, उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये, और इसका उदाहरण क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। दूसरी जो झिल्ली है उसका नाम है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली,
जैसे नाम से पता चल रहा है कि अपारगम्य, जिसमें से कोई भी पार ना जा सके। अपारगम्य का मतलब ही क्या है? जिसमें से कोई भी पार ना जा सके। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय व विलायक दोनों पदार्थ के अणु पार नहीं जा सकते उसे क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इस अपारगम्य झिल्ली में ना तो विलेय पदार्थ हैं वो पार जा सकते हैं, और ना ही विलायक पदार्थ हैं वो पार जा सकते हैं। उदाहरण इसका यदि हम देखें कि अपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? क्यूटिनीकृत कोशिका भित्ति, यानी ऐसी कोशिका भित्ति वैसे तो क्या होती है? पारगम्य होती है, लेकिन यदि उस कोशिका भित्ति पर क्यूटिन की परत आ जाती है तो फिर वो कैसे हो जाती है? अपारगम्य। और एक मोम की परत, ये भी क्या होती है? अपारगम्य झिल्ली होती है। तो क्यूटिनीकृत कोशिका भित्ति और मोम की परत है वो किस प्रकार का झिल्ली होती है? अपारगम्य, जिसमें ना तो विलेय जाते हैं और ना ही विलायक पदार्थ हैं। देखिए फिर मैं एक आपको डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं कि ये आपके विलेय है और ये विलायक पदार्थ हैं। ठीक है, दोनों यहां पर हैं और ये आपकी झिल्ली आ गई। अब इनको क्या है? इस झिल्ली को पार करके कोशिका में प्रवेश करना है या बाहर निकलना है, जो भी है। तो हमने बात की अपारगम्य, चूंकि यहां पर इस झिल्ली पर क्यूटिन की परत चढ़ी हुई है या मोम की परत चढ़ी हुई है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी? अपारगम्य हो जाएगी। ये किसी को भी नहीं अपने आर पार नहीं गुजरने देगी। तो इसलिए यहां पर ना तो विलेय पदार्थ पहुंचेंगे ना ही विलायक पदार्थ पहुंचेंगे। एक भी पदार्थ के अणु है वो इस झिल्ली को पार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो झिल्ली है वो कहलाती है आपके अपारगम्य झिल्ली। तीसरी है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य, अर्ध का मतलब आधा, यानी ऐसी झिल्ली जो विलेय पदार्थों के लिए तो क्या है? अपारगम्य होती है, लेकिन जो आपके विलायक हैं, लेकिन विलायक के लिए पारगम्य होती है। और ये इसका उदाहरण जो बकरे का मूत्राशय होता है, यूरिन ब्लैडर बकरे का, वो इसका उदाहरण होता है। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर? ऐसी झिल्ली जो विलेय पदार्थों के लिए तो अपारगम्य है। फिर हमने एक डायग्राम बनाया, ये विलेय है, ये विलायक है ना? तो विलेय पदार्थ ये आपकी क्या है? विलेय है, ये विलेय, और ये पदार्थ क्या है आपके? विलायक। हमने अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो विलेय पदार्थ के लिए तो क्या है? अपारगम्य है, कि विलेय पदार्थ है वो तो इस झिल्ली को पार करके नहीं जा सकते, लेकिन विलायक हैं वो क्या है? वो इस झिल्ली को पार करके चले जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है? विलेय पदार्थ तो नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएगा? विलायक पदार्थ ही यहां पर इस तरफ पहुंचेंगे। इसलिए हमने इधर क्या बनाया? सिर्फ विलायक पदार्थ बनाए हैं, विलेय पदार्थ यहां पर नहीं पहुंचेंगे। तो
इसका नाम इसलिए अर्धपारगम्य है क्योंकि ये आधों को तो पार करने दे रही है। आधों को, किनको? विलायक पदार्थों को पार करने दे रही है, और जो आधे हैं कौन? विलेय, उनको पार नहीं करने दे रही, इसलिए इस झिल्ली का नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। विलेय पदार्थों को ये पार नहीं करने देती, या विलेय पदार्थ के अणु है वो पार नहीं कर सकते, उनके लिए पारगम्य होती है। और जो विलायक होती है, विलायक पदार्थ के अणु होते हैं, उनके लिए क्या होती है? झिल्ली पारगम्य होती है। चौथी और अंतिम प्रकार की होती है चयनात्मक झिल्ली। नाम से पता चल रहा है चयनात्मक, यानी ऐसी झिल्ली, ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो कुछ पदार्थों का, विशेष प्रकार के पदार्थों को चूज करती है, चयन करती है, और फिर क्या है? उनको अपने अंदर से पार होने देती है, इसलिए इसका नाम क्या है? चयनात्मक झिल्ली। तो देखें तो ऐसी झिल्ली, विलेय पदार्थ तो जाएंगे नहीं, विलेय पदार्थ तो पार वैसे नहीं होंगे, तो ऐसी झिल्ली जो विलायक तो जाएंगे ही जाएंगे, अभी हमने पढ़ा है अर्धपारगम्य वाले में, तो ऐसी झिल्ली जो विलायक पदार्थों के साथ साथ, विलायक पदार्थों के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के अणुओं को भी प्रवेश देती हैं। इसे क्या कहेंगे हम? चयनात्मक। ये चयन कर रही है, किसका चयन कर रही है? यहां पर ये चयन कर रही है कुछ विशेष प्रकार के अणुओं का, जबकि उसको चयन जाना, उसके आर पार किसको जाना था? या तो विलायक पदार्थों को जाना था या विलेय पदार्थों को जाना था, लेकिन ये विलायक के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के अणुओं का भी चयन करती है और उनको अपने अंदर से गुजरने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। देखिए वापस सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली है, यहां पर आपके ये आ गया ये आ गया आपके विलायक, और ये विशेष प्रकार के अणु हैं, फिर ये विलेय, ये विलायक, ये विशेष प्रकार के अणु। ठीक है, अब क्या होगा? यहां से इनको पार करना है, तो अब ये झिल्ली क्या करेगी? चयन करेगी। चयन किसका करेगी? इसका तो चयन वैसे ही नहीं करेगी, विलेय पदार्थों का तो चयन, विलायक पदार्थ तो जाएंगे ही जाएंगे, तो ये चयन किसका कर रही है? ये चयन कर रही है ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं विशेष प्रकार के अणु, ये विशेष प्रकार के अणु हैं। इन विशेष प्रकार के अणुओं का ये झिल्ली क्या करेगी? चयन करेगी, और इन अणुओं को भी क्या करेगी? ये झिल्ली अपने अंदर से जाने देगी। इसलिए इस प्रकार की झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली। क्यों? क्योंकि ये चयन कर रही है, किसका चयन कर रही है? इन विशेष प्रकार के अणुओं का चयन कर रही है और फिर अपने अंदर से इसको गुजरने दे रही है। तो ऐसे इस प्रकार की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली। और इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो ये जो चयनात्मक झिल्ली है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, आपके हरित लवक और टोनोप्लास्ट, ये इसके उदाहरण है। इस प्रकार चारों झिल्लियां हो गई आपके पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक झिल्ली। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में उसके आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।